पेरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी क्लास जो है वह एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th से चल रही है, जिसमें अब तक हमने 2 चैप्टर कवर कर रखे हैं। इन 2 चैप्टरों को कवर करने में हमने 5 लेक्चर पूरे किए हैं। 2 चैप्टर में पहला चैप्टर जो था वह हमारा पालमपुर की कहानी थी, लेकिन पालमपुर की कहानी में उत्पादन और उत्पादन के कारकों पर आधारित टॉपिक था, जबकि वही दूसरा जो टॉपिक था हमारा वह संसाधन के रूप में लोग, यह टॉपिक था और इसमें मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने की बात की गई। इन 2 टॉपिकों को पूरा करने में हमने 5 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। इन 5 लेक्चर को पूरे करने में आपके कई क्वेश्चंस, कई क्वेरीज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आने शुरू हो गए, जिसमें से कई लोगों के क्वेश्चन तो हमारे टॉपिक से संबंधित थे, जो टॉपिक हमने अब तक कवर किया उससे संबंधित थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का संबंध बिल्कुल भी आपके टॉपिक से नहीं था। जैसे कई व्यूअर्स ने यह पूछा कि आप ये बताओ कि पहले क्या आपने कभी यूपीएससी की तैयारी कर रखी है या फिर नहीं। या कुछ लोगों का और भी क्वेश्चन था, जैसे कि आपने कहाँ से तैयारी कर रखी है, क्या आपका एजुकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना जानते हैं। तो इस पर हम आपको बता दें कि इन सब चीज़ों पर अभी हम आंसर नहीं करेंगे। अब ये तो आप मेरी या तो कमजोरी समझ लें और या तो कुछ और समझ लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने आज से 12 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था, 13 साल पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, तो उस समय मेरे पास ऐसे हजारों क्वेश्चंस, कम से कम 1000 नहीं तो 500-800 क्वेश्चंस जरूर आए होंगे कि ये बताओ कि आप कितना पढ़े हो, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी डिग्री क्या है। सो आप लोग जानते हैं डियर कि अगर डिग्री से ही सब कुछ हो जाती तो आज जितने भी डिग्री धारक व्यक्ति हैं वह उनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं होता। आई होप कि आप समझ पाएंगे, लेकिन इन सब सवालों का जवाब हम आपको जल्द ही देंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय तक, कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हमारे, जब हमने शुरुआत की थी शिक्षण संस्थान की, पहली बार हमने कोचिंग अपनी स्टार्ट की, तो उस समय भी कई ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके थे, लेकिन हमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आज सभी लोग जो क्वेश्चन हमसे जिस टॉपिक पर पूछते थे, आज उस टॉपिक को समझ गए हैं और पूछना बंद कर दिए। और वो मैं कुछ नहीं कहता हूं, बल्कि हमारे पढ़ाए गए जो विद्यार्थी हैं वही लोग उनका आंसर कर देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम आपका आंसर जरूर यहाँ पर करेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इस समय मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे टॉपिक कंप्लीट हो, हम अगले बुक यानी क्लास 10th को शुरू करें और इसके बाद कुछ और क्लासेस को या कुछ और सब्जेक्टों को भी साथ में लेकर के चलें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम टॉपिक नंबर 3 शुरू करते हैं, जो है निर्धनता एक चुनौती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3B सर की MTIS क्लासेस। सो दोस्तों, टॉपिक नंबर आज 3 शुरू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है निर्धनता एक चुनौती। यह हमारा टॉपिक है, अध्याय आप लिख सकते हैं 3 है, निर्धनता एक चुनौती। आज हम लोग इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर टॉपिक ना दिख रहा हो तो आप टॉपिक को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम है निर्धनता एक चुनौती। आज हम बात करने वाले हैं गरीबी पर, यानी जनसंख्या गरीबी पर। यह टॉपिक आपका कम से कम 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, यह चैप्टर आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट शुरू करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम लोग 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु जो है भारत के समक्ष, या पहला बिंदु हम समझेंगे भारत के समक्ष या निर्धनता सर्वाधिक कठिन चुनौती।
सो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे निर्धनता सर्वाधिक कठिन चुनौती कहां पर? भारत के समक्ष। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक निर्धनता जो है भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, हम निर्धनता यानी भारत के समक्ष निर्धनता सर्वाधिक कठिन चुनौती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा, दूसरा टॉपिक हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको बता दें कि इसके बहुआयामी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, यानी निर्धनता के बहुआयामी समस्या की चर्चा। आप लिख सकते हैं बहुआयामी समस्या की चर्चा। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रहे, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्धनता के बहुआयामी की समस्या कितनी है, यानी हम इसके बहुआयामी समस्या की चर्चा के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान में रखें, बहुआयामी समस्या की चर्चा करने वाले हैं। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में निर्धनता को क्या समझा जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान में निर्धनता को किस दृष्टि से देखा जाता है। और वही जबकि हम चौथे पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कि भारत तथा विश्व में निर्धनता को कैसे निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के दृष्टिकोण। तो सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के दृष्टिकोण की हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चौथे नंबर में, चौथे पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत तथा विश्व में निर्धनता रेखा। भारत तथा विश्व में निर्धनता रेखा। हम इसकी बात करेंगे भारत और विश्व में किस मात्रक तक या किस हद तक या किस तरह से नापा जाता है या मापा जाता है गरीबों को। अगली बात अगर हम करें तो नंबर 5 में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, यानी ये जो टॉपिक होगा इन्हीं 5 बिंदुओं पर आधारित होगा। इन्हीं 5 बिंदुओं को हम लोग कवर करते करते अपने टॉपिक को समाप्त कर चुके होंगे। अंत में हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता के कारणों, निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए उपाय की हम बात करने वाले हैं। किए गए उपाय, तो ध्यान में रखिए, आज हम लोग यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 5 हेडिंग को पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है निर्धनता सर्वाधिक कठिन चुनौती। सेकंड टॉपिक है या सेकंड टॉपिक जो होगा, सेकंड आपका समझ सकते हैं कि जो हेडिंग होगी मुख्य रूप से वो होगी बहुआयामी समस्या किस पर, निर्धनता की। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के दृष्टिकोण। और वही चौथा भारत तथा विश्व में निर्धनता रेखा। और 5वां हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो ध्यान में रखें, जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है तो हम उनका उपाय नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निर्धनता के कारण क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की लेक्चर, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इतने टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, इतने हेडिंग को मुख्य रूप से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मिटा लेते हैं और अगली हेडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि निर्धन कौन है, किसे हम निर्धन मानते हैं। तो निर्धन का मतलब आप लोग जानते होंगे गरीबी से है। हम बहुत से गांवों में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं हम जिन्हें निर्धन कहते हैं या जिन्हें गरीब कहते हैं। ऐसे आपके गांव में भी होंगे, समाज में भी होंगे, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास होंगे, जो होटलों मतलब जो कहीं भी आपको दिख जाते होंगे, जैसे होटलों पर दिखते होंगे, रेलवे स्टेशन पर दिखते होंगे, मंदिरों पर दिखते होंगे, सड़कों पर चलते समय दिखते होंगे, बाजारों में दिखते होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आप बोलते होंगे कि यार ये आदमी जो है ना, आपके दिमाग से या अपने मन में आप सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो है वह गरीब है। तो हम निर्धन की बात कर रहे हैं कि निर्धन कौन, निर्धन कौन।
ये देखिए, ये हेडिंग है निर्धन कौन। तो हमने क्या कहा, आप अभी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे निर्धनता की कोई एक डिफिनेशन नहीं हो सकती, कोई एक आयाम नहीं है, एक पहलू नहीं है, बल्कि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, अनेक आयाम हैं। उन आयामों में से हम एक दो की चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं कि जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जिसके पास उच्च आय नहीं होती है, जो अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, जो जिसकी आय अधिक नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, हम लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति ना एक निर्धन श्रेणी में आ जाएगा, या ये व्यक्ति गरीब है, ऐसे बोलते हैं। और लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि यही व्यक्ति निर्धन हो, निर्धन के अनेक आयाम होंगे। तो अनेक आयामों में से हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर बता दें, तो हम लोग ये समाजों में देखते होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे कि जो हमारी दृष्टि से या हमारे मन से या हमें ऐसा लगता होगा कि यार ये व्यक्ति जो है ये निर्धन है। गॉट इट। तो ऐसे बहुत से समाज में होंगे, जैसे आप देखते होंगे तो जो हरिजन हैं, या जो फिर SC ST समुदाय के लोग हैं, या फिर जो वनवासी हैं, जिनको हम मुसहर की भाषा कहते हैं, गांव की भाषा में मुसहर कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सामान्यतः क्या कर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो गरीब है। लेकिन क्या सच में सिर्फ गरीबी की परिभाषा यही होती है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वही गरीब हो? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती है कि जैसा हम सोचते हैं सिर्फ वही है। गरीबी की अनेक परिभाषाएं तय की जा सकती हैं, गरीबी की अनेक आयाम हैं, गरीबी की अनेक पहलू हैं, और अनेक कारण भी होते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक कारणों से किसी व्यक्ति को गरीब नहीं कह सकते हैं। ऐसा पहले माना जाता था और आज भी माना जाता है। एक सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर होता है कि जिस व्यक्ति की उच्च आय नहीं होती है हम उसे गरीब मानते हैं। जिसके आश्रय और उच्च आय नहीं होते, आश्रय का मतलब रहने के स्थान, तो जिसके रहने के स्थान अच्छे नहीं होते हैं, मतलब आय नहीं होती है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, गरीब है। और ऐसे गरीब व्यक्ति हमने अभी आपको बताया कि आपको होटलों पर देखने को मिल जाते हैं, बसों में देखने को मिल जाते हैं, ट्रेनों में देखने को मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल जाते हैं, और तो और मंदिरों में भी देखने को मिल जाते हैं, आदि अनेक जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन व्यक्तियों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि इन व्यक्तियों के साथ कुछ लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। समाज में बहुत से जगहों पर इन व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आप भी महसूस किए होंगे, यहाँ तक कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जाति व्यवस्था को लेकर के भी लोग क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि ये हमारी जात का नहीं है, तो हम उससे क्या करते हैं, उससे अलग हो जाने की कोशिश करते हैं, या हम उस व्यक्ति को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्धन कौन है। तो ध्यान में रखें, हम लोग ऐसे ही तय कर लेते हैं अपने मन से, मानसिकता हमारी है, और ऐसा है भी। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं। हमने क्या कहा कि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, जिसमें से एक पहलू यह भी है कि यदि व्यक्ति के पास उच्च आय नहीं है और साथ ही साथ आश्रय नहीं है, बेहतर अच्छा आश्रय नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को निर्धन की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ निर्धन की परिभाषा या निर्धनता का सिर्फ यह एक पहलू है, और अनेक पहलू अभी बाकी है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बताएं तो हमने यहाँ पर देखा कि निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ अनेक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको एक आंकड़े के रूप में बता दें तो सन 2004-5 में, सन 2004 से 5 में, सन 2004-5 में निर्धनता रेखा में जो भारत था वो बहुत तेजी से डिक्रीज किया, यानी बहुत तेजी से अपनी निर्धनता में कमी लाया, और अंत में हम सब पहुंचे। यानी यहाँ पर अगर हम निर्धनता की बात करें तो इस समय हमारी निर्धनता जो थी 2004-5 में निर्धनता, तो इस समय हमारी निर्धनता जो थी वो लगभग 407 मिलियन थी। कितना? तो यहाँ पर 407 मिलियन, ये देखिए, तो 407 मिलियन लोग जो थे वो निर्धनता रेखा के नीचे थे या निर्धनता में जी रहे थे, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमने आगे फिर सुधार करते हुए, सरकार के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार होते हुए, अंत में 2011 और 12 में आते आते आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ तक कि 12 से फिर आप 18-17 भी कर सकते हैं। इस समय आते आते हमारी जो निर्धनता रेखा थी वह बहुत कम हो गई, यानी जहां पर 407 मिलियन था वहां पर हम लोग पहुंच गए 270 मिलियन।
ये देखिए, तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, बहुत से उपाय किए गए निर्धनता रेखा को पार करने के लिए, या निर्धनता को आप कह सकते हैं कि मूल रूप से खत्म करने के लिए। तो हमने अनेक उपाय किए। उन अनेकों उपाय के माध्यम से हमने देखा कि हमारी जो निर्धनता रेखा पहले 407 मिलियन थी संख्या में, अब वह घट करके 270 रह गई, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा, मतलब काफी अंतर हमने कर रखा। बहरहाल अगर हम बात करें तो इस समय आप देख रहे हैं कि जब से 2020 आया है, 2020 से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, SARS-CoV-2 का जो प्रकोप चल रहा है, ये वायरस का नाम है, आप लोगों को पता भी होगा। तो जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, इसकी वजह से फिर से हमारी निर्धनता रेखा में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 2020 और 21 के दरमियान, इस 2020-21 के दरमियान फिर से हमारी निर्धनता रेखा बढ़ करके इस समय लगभग हो गई है 320 मिलियन। ये देखिए, तो आज हम क्या कर रहे हैं, फिर से निर्धनता रेखा में हम पहुंचते चले जा रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, बहुत बड़ी जो संख्या है, वह निर्धनता रेखा के अंदर चलती चली जा रही है। आपको बताएं कि पूरे विश्व में निर्धनता का जो संकेंद्रण है, निर्धनता की जो आंकड़े हैं, वो सबसे ज्यादा भारत में है। इसलिए भारत के समक्ष निर्धनता की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपको ये जानने की जरूरत होगी कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज क्या हो रहा है कि रोजगार स्तर में कमी आ गई है। हम देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 के प्रकोप में रोजगार स्तर में कमी आ गई है, लोग बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसी स्थिति में उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी तो निर्धनता रेखा बढ़ जाएगी या निर्धनता बढ़ जाएगी। तो आज जो निर्धनता इतने कम समय में फिर से हम लोग 320 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। आगे अभी कितना आंकड़ा जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहा है कि यह निर्धनता रेखा जो है यह ऊपर ज्यादा से ज्यादा ना जा सके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, तो जब चैप्टर का हम लोग समाप्त करेंगे चैप्टर को, तो उस समय हम इनके उपाय के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। गॉट इट? तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, ये फैक्ट है, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पूछा जाएगा, बस एक आप आंकड़े के तौर पर जानते रहेंगे कि आखिर देखिए पहले क्या स्थिति थी और बाद में फिर क्या स्थिति हुई और आज क्या स्थिति है। तो ये सब स्थितियां इसी वजह से हो रही हैं कि अब क्या है कि कोरोना के इस महामारी के दौर में आज लोगों की रोजगार जो क्षमता थी, वो सृजित होने की जो क्षमता थी, रोजगार सृजित होने की क्षमता जो थी, वो कम हो गई है। इसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि निर्धनता रेखा बढ़ जाएगी। हमने कहा कि निर्धनता रेखा का मतलब होता है गरीबी से। अभी शुरुआत में हमने आपको बताया कि वे व्यक्ति जिनकी उच्च आय अच्छी नहीं होती है और जिनके पास आश्रय बेहतर नहीं होता है, वो निर्धनता रेखा में माने जाते हैं। तो सोच करके देखिए कि जब व्यक्ति रोजगार नहीं कर रहा है तो फिर वो निर्धनता रेखा में आ जाएगा, क्योंकि उसकी उच्च आय नहीं होगी और आश्रय अच्छे से नहीं होगा। गॉट इट? तो यहां तक आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं जानने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं और एक नए हेडिंग को शुरू करते हैं। अब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। गॉट इट? तो यहां तक आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि निर्धनता कौन, मतलब निर्धन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग, निर्धनता के कारण। हेडिंग लिखिएगा निर्धनता के कारण। हेडिंग है हमारी निर्धनता के कारण। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निर्धनता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो हमें निर्धनता में ले जा करके छोड़ देते हैं या पहुंचा देते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण जिम्मेदार हैं या जिम्मेवार हैं जो हमें क्या करते हैं, निर्धनता रेखा में पहुंचा सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, हम नंबर 1 नंबर 2 करके लिखेंगे। आप लिख सकते हैं भूमिहीनता। भूमिहीनता, भूमिहीनता। दूसरा आप लिख सकते हैं बेरोजगारी। तीसरा आप लिख सकते हैं निरक्षरता।
चौथा लिख सकते हैं खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य। पांचवा आप लिख सकते हैं परिवार का आकार। तो भाई देखिए, परिवार का अगर आकार बड़ा रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो निर्धनता के कारण, मतलब निर्धनता का एक कारण ये भी है, क्योंकि परिवार जब बड़ा रहेगा तो उसमें कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य करना बंद कर देते हैं या फिर कार्य नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर परिवार का आकार बड़ा है तो ये भी एक निर्धनता का कारण हो सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। ध्यान में रखें, हमने कहा कि निर्धनता का कारण हो सकता है, जरूरी लेकिन नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर परिवार का आकार बड़ा है तो निर्धनता का यह कारण बन सकता है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है। 6वें की अगर हम बात कर ले तो 6वां हमारा है बाल श्रम। और 7वें की अगर हम बात कर ले तो असहायता। दिख रहा है भाई? चल गुड। तो यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग यहां तक देख रहे हैं, तो ये निर्धनता के कारण हो सकते हैं, ये निर्धनता के कारण है भी। समझते हैं? यदि किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है तो वो उत्पादन नहीं कर पाएगा, और जब उत्पादन नहीं करेगा तो फिर उसके पास उच्च आय नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्धन हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की भी वही बात है। अगर लोगों को, यानी जो मानव श्रम है, मानव बल जो है, मानव संसाधन जो है, यदि हम उसे श्रम नहीं देते हैं, यानी रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उसके जो श्रम है वो बेकार हो जाएंगे, व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। और जब बेरोजगार हो जाएगा तो उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी या उत्पादन नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब उत्पादन नहीं कर पाएगा तो जो है उसकी वह व्यक्ति क्या होगा, निर्धनता में धीरे धीरे चला जाएगा। अगली बात करते हैं निरक्षरता। निरक्षरता भी एक आप कह सकते हैं कि निर्धनता का कारण है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ भी यदि व्यक्ति निरक्षर है, यानी जिसकी साक्षरता दर अधिक नहीं है, जो साक्षर अधिक नहीं है, वह व्यक्ति क्या होगा, निर्धनता का कारण बन सकता है। यानी जो निरक्षरता है उसका निर्धनता का कारण बन सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने एक दिन देखने की, और शुरुआत में जो पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर थे, हमने उनमें समझने की कोशिश किया था कि जो व्यक्ति साक्षर होता है उसमें उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा होती है, और यहाँ पर व्यक्ति अगर निरक्षर है तो उत्पादन करने की क्षमता, इसका मतलब कम हो जाएगा। और जब व्यक्ति उत्पादन करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्धनता में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खराब स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, कार्य करने की क्षमता अधिक नहीं है उसके, तो व्यक्ति कार्य अधिक नहीं कर पाएगा। जैसा कि एक दिन कल चौथे या पांचवें लेक्चर में हमने देखा था। तो चौथे या पांचवें लेक्चर में यह था कि स्वास्थ्य का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता से। तो अगर खराब स्वास्थ्य है, कार्य करने की क्षमता भी तब क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का उत्पादन घट जाएगा और व्यक्ति निर्धनता में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम परिवार के आकार की बात कर रहे हैं, बाल श्रम की बात कर रहे हैं। बाल श्रम की बात कर लें तो बाल श्रम की बात कर रहे हैं तो अगर कोई बच्चा पहले से ही, छोटे से ही किसी ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाता है या कार्य करना शुरू कर देता है जहां पर मजदूरी बहुत कम है, या फिर कुछ और भी कार्य करना शुरू कर जाता है, तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, वो उससे बहुत दूर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो फिर से उसमें निरक्षरता आ जाएगी, और निरक्षरता जब आ जाएगी तो निर्धनता का कारण बन जाएगा। इसका कहने का मतलब यह था कि अगर बच्चे शुरुआत से ही बाल श्रम में लग जाते हैं तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं हो पाएगी, और जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। अगली बात करते हैं सहायता। हम इस पर अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट में चर्चा करते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उससे परिणाम क्या निकलेगा। ठीक है, गॉट इट। तो अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उससे परिणाम क्या निकलेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, परिणाम के लिए आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, परिणाम। ये देखिए, तो परिणाम की बात कर लेते हैं। तो परिणाम क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो फिर क्या हो सकता है कि उसको खाने का, यानी भोजन और आश्रय, भोजन और आश्रय,
भोजन और आश्रय का अभाव होगा। तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है, निर्धनता के अंदर है, निर्धनता के अंतर्गत आता है, तो उस व्यक्ति को भोजन और आश्रय का अभाव हो सकता है। वैसे हो सकता है नहीं, बल्कि हो भी जाएगा, क्योंकि निर्धन है। ठीक है, गॉट इट। तो दूसरा परिणाम भी होगा, इसके कई परिणाम होंगे। तो पहला कारण यह है कि भोजन और आश्रय का अभाव होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं, यानी बच्चों का, आप यहाँ पर ध्यान में रखें, जैसे भोजन जो लिखा गया, आप इसे भूखमरी भी कर सकते हैं, यानी भूखमरी। चलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए, भूखमरी और आश्रय का अभाव हो जाएगा, यानी भूखमरी बढ़ जाएगी इसकी, और आश्रय का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, बच्चों की स्कूली की बात करते हैं। बच्चों के स्कूली शिक्षा की बात करते हैं। तो अगर व्यक्ति गरीब हो गया है, निर्धनता में चला गया है, तो उसकी स्कूली शिक्षा जो होगी वो बेहतर नहीं होगी, डाउन हो जाएगी। यानी जो बच्चे होंगे वह क्या कर जाएंगे, कट ऑफ कर जाएंगे स्कूलों से, यानी स्कूलों से वो दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्वास्थ्य, या फिर बीमार व्यक्ति लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा बीमार व्यक्ति का जो उपचार होगा, अब वो उपचार संभव होना या उतनी बेहतर ढंग से इसका ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति गरीब है। तो बीमार व्यक्ति का आप कर सकते हैं उपचार। तो बीमार व्यक्ति का जो उपचार होगा, उपचार करने की जो क्षमता होगी वो घट जाएगी। अगली बात करते हैं, तीसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि और क्या परिणाम निकल करके आ सकता है। तो परिणाम निकल करके आ सकता है कि स्वच्छ जल तथा सफाई सुविधाओं का अभाव होगा। सफाई सुविधाओं का कमी होगी, या सफाई सुविधाओं की कमी होगी। चलिए फिर नीचे की तरफ हमने लगा दिया, तो मतलब आप कह सकते हैं सफाई सुविधाओं का अभाव होगा या सफाई सुविधाओं की कमी होगी। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे। अगली बात कर लेते हैं भाई, अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात जो है, आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके नियमित रोजगार नहीं होते हैं, नियमित रोजगार नहीं होते। तो इनके नियमित रोजगार नहीं होते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति होता है, जो निर्धन व्यक्ति होता है, उसको अभावों में यानी असहायों में जीना पड़ता है, असहायों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि असहायता जो है वही क्या है, यानी यह भी एक निर्धनता का कारण हो सकता है या निर्धनता का कारण है। तो आप यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो हमने लिखा है इसको अतः करके, यानी ऊपर के जो विवरण यहाँ पर दिए गए हैं इनसे हम निष्कर्ष निकाल करके लिख सकते हैं कि अतः इसका तात्पर्य असहायता की भावना के साथ जीना है। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने वही जो अभी लेक्चर में बोला था उसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो जो हमने अभी मुख से बोला था, जो लेक्चर हमने दिया था, उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है, तो वो उसके कई कारण हो सकते हैं। यानी उसके पास भूमि नहीं हो सकती है, या फिर बेरोजगारी हो सकती है, उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा तभी व्यक्ति निर्धन हो सकता है, निरक्षरता हो सकता है, खराब स्वास्थ्य हो सकता है, परिवार का आकार बड़ा हो सकता है, और साथ ही साथ बाल श्रम हो सकता है। तो ये सब कारण है कि व्यक्ति क्या हो सकता है, निर्धन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर व्यक्ति निर्धन होगा तो उसके पास जो परिणाम निकल करके आएंगे, रिजल्ट निकल करके आएंगे, वो क्या होंगे, तो भोजन और
आश्रय का अभाव हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि भूखमरी उसके पास बढ़ जाएगी, जो निरक्षर होगा, जो निर्धनता के अंतर्गत आएगा, और आश्रय का अभाव भी हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनके जो बच्चे होंगे वह भी स्कूली शिक्षा से दूर हो जाएंगे, कट ऑफ कर जाएंगे, और बीमार अगर व्यक्ति होता है तो वहाँ पर उपचार नहीं हो पाएगा या उपचार बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है। अगली बात करें तो ऐसे जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनके पास स्वच्छ जल तथा सफाई सुविधाओं का भी अभाव होता है, यानी कमी होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो निर्धन होते हैं उनके पास नियमित रोजगार भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, परिणाम निकल करके आते हैं निर्धनता के कारण। यानी निर्धनता, अगर व्यक्ति निर्धन है तो सोच करके देखिए कि उसको कितनी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ यानी इसका कुल कहने का तात्पर्य ये है, मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति असहायता की भावना से जब जीवन यापन करता है, किसी भी असहायता की भावना से जीवन यापन करता है, तो वह क्या हो सकता है, निर्धनता का कारण हो सकता है। जैसे असहायता का मतलब क्या होता है कि स्वच्छ जल अगर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो हम क्या है, एक प्रकार से, एक तरह से निर्धन कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसीलिए कि अतः इसका तात्पर्य असहायता की भावना के साथ जीना है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए, इसको हम तुरंत मिटाते हैं। ठीक है, तो इनको आप जल्दी से लिखेंगे भाई। चलिए, हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, और बहुत कुछ भाई लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी निर्धनता के कारणों को देखा, अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसके परिणाम कौन कौन से निकल करके आएंगे, और इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ जैसे महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए एक कोटेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने शुरुआत में देखा था कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, तो निर्धन व्यक्ति के साथ लगभग सभी स्थानों पर निर्धन व्यक्तियों के साथ लगभग सभी स्थानों पर क्या किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है भाई, दुर्व्यवहार। ये देखिए, तो निर्धन व्यक्तियों के साथ लगभग प्रत्येक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये है दुर्व्यवहार किया, दिख रहा है, ठीक है, गुड, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये देखिए, दूसरी बात अगर हम करें तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि भारत तभी सच्चे मायने में स्वतंत्र होगा जब जो सबसे निर्धन व्यक्ति है वह दुर्व्यवहार की भावना से मुक्त हो जाएगा। फिर से समझिए, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत सच्चे मायने में तभी आजाद होगा जब जो समाज का सबसे निर्धन व्यक्ति है उसके साथ दुर्व्यवहार की भावना समाप्त हो जाएगी, तो भारत क्या होगा, सच्चे मायने में स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, गांधी के अनुसार, यानी गांधी जी के अनुसार, तो आप लिख सकते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि भाई कि अगर व्यक्ति क्या करेगा, अगर व्यक्ति के अंदर से, यानी जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, अगर उसके मन से यह भावना निकल जाएगी, दुर्व्यवहार की भावना निकल जाएगी, तो व्यक्ति क्या होगा, सही मायने में स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनके अनुसार सबसे, आप ऐसे लिखेंगे, सबसे निर्धन व्यक्ति, सबसे निर्धन व्यक्ति के मन से, सबसे निर्धन व्यक्ति के मन से मानवीय व्यथा, ध्यान में रखें, ये मानवीय व्यथा का मतलब क्या होता है। तो ये जो मानवीय व्यथा है, मानवीय व्यथा का मतलब है कि जो लोग उसको सताते हैं, जो उसके प्रति घृणा रखते हैं, जो सबसे निर्धन व्यक्ति है उसके प्रति जो हम घृणा रखते हैं, अगर वो घृणा उस व्यक्ति के प्रति निकल जाएगा तो सच मायने में वो क्या होगा,
व्यक्ति जो है स्वतंत्र माना जाएगा और व्यक्ति जो है आज़ाद माना जाएगा, यानी भारत देश स्वतंत्र माना जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि गांधी जी के अनुसार सब कहा गया कि सबसे निर्धन व्यक्ति के मन से जब मानवीय व्यथा निकल जाएगी, आप यहाँ पर कह सकते हैं जब मानवीय व्यथा दूर हो जाएगी तब भारत सही मायने में स्वतंत्र होगा। गॉट इट? तो ध्यान में रखें कि गांधी जी ने यह कहा था कि अगर जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, समाज का जो सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उसके दिमाग से, उसके मस्तिष्क से मानवीय व्यथा जैसी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, तब वह व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्र माना जाएगा। भारत भी तब सच्चे मायने में स्वतंत्र माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा हम आप कर सकते हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो किसी के प्रति ऐसी भावना ना रखें, तब जा कर के जो गरीब व्यक्ति है उनके मन से मानवीय व्यथा जैसी समस्या दूर होगी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, लिखना होगा तो चलिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अब हम बात करने की कोशिश करते हैं सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की बात करते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे तो जल्दी जल्दी लिखा करिए भाई। अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ाते हैं, स्पीड में देखिएगा। हेडिंग लिख सकते हैं आप, सामाजिक विज्ञान में निर्धनता, सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण। यानी हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में निर्धनता को किन किन कारणों से, यानी कैसे समझते हैं कि ये निर्धनता है। ठीक है, हम उसी सामाजिक विज्ञान की यानी उसी सोशोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत में हमने बात किया था कि निर्धनता के कई आयाम, कई पहलू हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं निर्धनता के तो अनेक पहलू हैं। निर्धनता जो है, निर्धनता के अनेक पहलू हैं, यानी अनेक मापक हैं, अनेक आप कह सकते हैं पहलू हैं या मापक हैं। गॉट इट? तो अनेक मापक है या अनेक पहलू हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? निर्धन है। तो सबसे सामान्य की अगर हम बात करें तो आज जो सामान्य है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लिखते रहेंगे। आज जो सामान्यतः बात होती है वो होती है ऐसी, सामान्यतः चलिए सामान्यतः लिखते हैं। तो सामान्यतः की जो बात हो रही है आज उच्च आय से होती है, उच्च आय प्लस आश्रय। अगर ये दोनों व्यक्ति के पास नहीं है, अगर सामान्यतः क्या है? उच्च आय नहीं है और आश्रय नहीं है, अच्छा आश्रय नहीं है, तो व्यक्ति क्या है? निर्धन है। तो निर्धनता का एक पहलू ये भी है। हमने शुरुआत में इसकी चर्चा कर रखी थी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप ऐसे उच्च आय आश्रय भी कर सकते हैं और साथ ही साथ तथा उपभोग की स्थिति भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे उपभोग। अगर जिस व्यक्ति का उपभोग कम है, कंज्यूम कम है, तो वो भी क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आज की हम बात करें तो आज अब क्या है? ये प्रचलन तो चलता है, ये तरीका चलता है निर्धनता के कारणों को, यानी किसी व्यक्ति को निर्धन कहने में एक कारण ये, एक मापक ये है, ठीक है, एक स्केल ये है, तो जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति निर्धन है। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिसके आधार पर हम लोगों को निर्धन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाना है तो बना सकते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार। अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं भाई, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार निर्धनता। ठीक है, तो सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निर्धनता की अगर हम बात करें, निर्धनता, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग आप ये बना सकते हैं, दिख भी रहा है, ठीक है, गुड।
तो सब दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं निर्धनता। तो निर्धनता क्या क्या है आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। निरक्षरता हमने शुरुआत में ही बताया था, निरक्षरता स्तर, निरक्षरता स्तर जो है, अगर निरक्षरता स्तर कम है तो वो क्या है, गरीबी में जी रहा है व्यक्ति, यानी करेंगे मतलब गरीबी में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ निर्धनता में जरूर इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं और ये गरीबी का कारण भी बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निरक्षरता के साथ साथ हम कह सकते हैं कुपोषण के साथ या कुपोषण के कारण रोग प्रतिरक्षा या प्रतिरोधी क्षमता में कमी आना। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कुपोषण के कारण, यानी जब व्यक्ति को जब पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और व्यक्ति बीमार हो जाता है। गॉट इट, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और अगली बात अगर हम करें तो अगली बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि खराब स्वास्थ्य भी होगा अगर स्वास्थ्य सेवाएं अगर कम होंगी तब भी व्यक्ति निर्धनता का कारण हो सकता है, यानी निर्धन हो सकता है। रोजगार के अवसर की हम बात करें, रोजगार के अवसर की बात करें तो रोजगार अवसर अगर कम होगा तो व्यक्ति निर्धन हो सकता है। सुरक्षित पेयजल की बात करें, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की बात करें, पहुंच, तो जिन व्यक्तियों का पहुंच नहीं होता है, दिख रहा है, ठीक है गुड, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वो व्यक्ति निर्धन हो सकता है या निर्धनता में रह सकता है या माना जाता है जिसकी निरक्षरता स्तर क्या होती है, कम होती है और कुपोषण निरक्षरता स्तर ज्यादा होती है। निरक्षरता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप इस तीर को ऐसे लगाएंगे, गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर निरक्षरता हमने लिखा है। तो निरक्षरता का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। तो अगर जब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी तो निर्धन तो हो ही जाएगा, इसलिए तीर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निरक्षरता स्तर में अगर वृद्धि होगी तो व्यक्ति निर्धनता में पहुंच सकता है। अगर कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी तब भी व्यक्ति क्या होगा, निर्धनता में पहुंच जाएगा। और अगर स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी तो ये भी व्यक्ति, और रोजगार अवसर, फिर इसके बाद सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच लोगों की बात करें तो ये सभी क्या है, आज सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऐसे व्यक्ति जिनके पास इन सब सुविधाओं का अभाव है, ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है सभी व्यक्तियों के पास, जिन व्यक्तियों के पास, तो वो व्यक्ति क्या है, निर्धन माने जाते हैं, निर्धन कहे जाते हैं। गॉट इट। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इसको लिख लेंगे। और तो चलिए ये हेडिंग हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, एक अगली हेडिंग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी और खत्म कर लेते हैं लेक्चर को। चलिए हो गया है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं अगली हेडिंग अगर आपको लिखना है, या हेडिंग नहीं तो बल्कि वैसे ही लिख लीजिएगा, वर्तमान समय में सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता के कारण, ऐसी बात हम कर रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, हम सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा की बात कर रहे हैं। सामाजिक अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन सामाजिक अपवर्जन तथा असुरक्षा के कारण निर्धनता। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे भाई, आज क्या है, सामाजिक अपवर्जन तथा असुरक्षा के कारण भी निर्धनता व्याप्त है समाज में। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर जिस व्यक्ति के साथ सामाजिक अपवर्जन किया जाएगा वह भी व्यक्ति निर्धनता में पहुंच सकता है। तो निर्धनता का एक कारण है सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा की भावना दूसरा कारण है, इसके कारण भी व्यक्ति निर्धनता में पहुंच जाता है। तो आज एक बात को ध्यान में रखें, आज जो है वर्तमान समय में इन दोनों का उपयोग करके भी निर्धनता को रेखांकित किया जाता है या निर्धनता को मापा जाता है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक अपवर्जन क्या है। तो देखिएगा, हम यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं, सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन
सामाजिक अपवर्जन। हम चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक अपवर्जन की बात कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम दो क्या करते हैं, आरेख खींच लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए कि कोई ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है जहां पर ये संपन्न लोग हैं, संपन्न लोग, इस क्षेत्र में संपन्न लोग हैं, जबकि ये एक दूसरा क्षेत्र है और यहाँ पर गरीब लोग हैं, गरीब लोग। ये देखिए, तो गरीब लोग हैं, तो यहाँ पर एक संपन्न लोग हैं और यहाँ पर क्या है, गरीब लोग हैं। एक जगह पर गरीब और एक जगह पर संपन्न लोग हैं या निर्धन लोग हम कह सकते हैं। यहाँ पर गरीब लोग कहा जाए या निर्धन लोग कहा जाए, मतलब एक ही है, निर्धन लोग। चलिए, तो चाहे गरीब लोग कह लीजिए चाहे निर्धन लोग कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो संपन्न लोग होते हैं, संपन्न लोगों के पास क्या होता है, बेहतर माहौल होता है, बेहतर माहौल, और इनके पास बेहतर माहौल होता है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं अच्छा वातावरण भी होता है। तो अच्छा वातावरण होता है, ठीक है, तो अच्छा वातावरण होता है। ये देखिए, तो इनके पास यानी जो संपन्न लोग होते हैं इनके पास अच्छा वातावरण होता है और बेहतर माहौल होता है। सबकी यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं इनके पास निकृष्ट वातावरण होता है। ये देखिए, तो इनके पास निकृष्ट वातावरण होता है। ऐसे में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, बेहतर माहौल है और अच्छा वातावरण है। तो जब कंपनियां आएंगी या कोई भी उद्योग स्थापित होगा या फर्म लगाया जाएगा, तो वो कहाँ लगाया जाएगा, क्या यहाँ पर जहाँ निकृष्ट वातावरण है वहां पर लगाया जाएगा? नहीं, कोई भी कंपनी चाहती है कि जहां पर बेहतर माहौल हो, अच्छा माहौल हो, हम वहां पर कंपनी को या फर्म को स्थापित करें। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी अगर लगाया जाएगा, कुछ भी नवाचार होगा या नई व्यवस्थाएं की जाएगी, तो वो कहां पर की जाएंगी, इस संपन्न लोगों के क्षेत्र में की जाएगी। और जब इस संपन्न लोगों के क्षेत्र में किया जाएगा तो ये लोग पहले रोजगार पाएंगे, और जब ये लोग पहले रोजगार पाएंगे तो यहां से अगर ये लोग जाते भी हैं, गरीब लोग, ये देखिए, अगर यहां से ये लोग जाते हैं तो इनको यहां पर रोक दिया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनको यहां पर क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि ये लोग हमारे क्षेत्र में ना आए। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं ना कि इन लोगों के जो कदम है या इन लोगों की जो भी चीजें हैं वो हमारे क्षेत्र में प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये लोग इनसे घृणा करते हैं। आई बात समझ में? आप कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो यहां पर आप देख सकते हैं जाति व्यवस्था को। यहां पर आप उदाहरण ले सकते हैं जाति व्यवस्था का। ध्यान में रखें, जाति व्यवस्था में भी क्या होता है कि जाति व्यवस्था में ऐसे आज भी जाति व्यवस्था चल रही है कि जहां पर SC ST और यहां तक कि अगर आप देखेंगे जिनको हमने कहा अभी वनवासी यानी मुसहर का, उन लोगों को घर पे लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना दूसरे लोगों को देते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ऐसे व्यक्तियों को, यानी यहाँ पर जो गरीब है, निर्धन है, गरीब और निर्धन कौन होता है, तो जो मानवीय व्यथा से पीड़ित होता है। और मानवीय व्यथा से पीड़ित कौन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, जिससे हम छुआछूत जैसी भावनाओं से भेदभाव करते हैं। तो ऐसी हम क्या करते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं वही क्या होते हैं, मानवीय व्यथा से पीड़ित होते हैं, और वही लोग क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। वो लोग निर्धन कहे जाते हैं। अब ऐसे लोग यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो लोग वहां पर काम करते रहेंगे, वो लोग उनसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अभी हम हाल की बात बताएं तो मेरे एक मित्र हैं गांव के ही थोड़े से दूर पर, उनसे मेरी मुलाकात हुई लगभग आज से 10-15 दिन पहले। वो मुसहर हैं, ठीक है, तो मुसहर समुदाय के हैं, और उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ क्या होता है कि उनका वो जाति प्रमाण पत्र बनाना था, जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है। सोच करके देखिए कि उनका जाति प्रमाण पत्र ही कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वनवासी हैं, मुसहर हैं, तो उनसे कोई मिलना नहीं चाहता है कोई उनसे। यानी सोच करके देखिए कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, कि उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है कि उनके जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है? सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि किसी से हम दूर हो जाएं, यानी किसी को हम अपने आप से दूर कर दें। भाई कि तू ना हमारे क्षेत्र में ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कि तुम हमारे क्षेत्र में ना आओ।
और अगर आए भी हो तो उधरे रहो, दूर पे रहो। जैसे अगर हम कभी कभी प्रोग्राम पड़ता है, कोई कार्यक्रम पड़ता है, तो वहां भी अगर कोई SC ST समुदाय का व्यक्ति आ जाता है, और जैसे कि आप समझते होंगे मुसहर अगर आ जाते हैं, तो उनके लिए एक अलग सी व्यवस्था की जाती है, अलग से उनको बैठाया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है बहुत बड़े मात्रा में। यही है सामाजिक अपवर्जन। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में इसको भेदभाव के नाम से जाना जाता है, भेदभाव कहा जाता है सामान्य तौर पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भेदभाव भी जो है वह गरीबी का एक कारण हो सकता है। यानी भेदभाव हम करेंगे तो व्यक्ति गरीबी में चला जाएगा, यानी निर्धनता में चला जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख करके सोच करके बताइए कि अगर ये व्यक्ति, गरीब लोग, निर्धन लोग यहाँ से यहाँ काम नहीं करने जाएंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी, और जब उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी तब वो व्यक्ति और भी निर्धन हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से बात को समझते रहेंगे। आज सामाजिक अपवर्जन जो है वह भी एक निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी समाज के समुदाय के साथ सामाजिक अपवर्जन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह भी क्या होगा, गरीब हो जाएगा, यानी निर्धनता रेखा में चला जाएगा या निर्धनता की श्रेणी में पहुंच जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर ऐसे माहौल है, हमारे भारत में भी है, और बहुत से ऐसे समुदायों के साथ। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ मुसहर के साथ ऐसे भेदभाव किए जाते हैं, नहीं। अगर आप क्या हैं, किसी और जाति के हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जानते भी होंगे कि अगर जो उच्च वर्ग के जाति के लोग कहे जाते हैं वो थोड़े से निम्न मध्यम वर्ग के जाति के लोगों के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव करते हैं। आप इस बात को या इस चीज को कभी महसूस कर रखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब वो लोग हमसे घृणा करते हैं, हमें अपने पास नहीं बैठने देते हैं, तो हम उनके विचारों को कैसे सीख पाएंगे या हम उनके कामों को कैसे सीख पाएंगे। तो ये वजह है कि हमें काम नहीं मिलता है या किसी और व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ लाइन को लिख सकते हैं, हमने लिखा है, आप उस लाइन को लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज को आपको समझने की जरूरत थी, वो आप समझिएगा। हमने आपको बताया, एक बात को और भी ध्यान में रखिएगा, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी को हम दूर कर दें, किसी को हम अपने समाज से, समुदाय से क्या कर दें, दूर कर दें, अपने पास से दूर करें। इसका मतलब कि हम उससे सामाजिक अपवर्जित कर रहे हैं, यानी अपवर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉट इट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का मन करे तो यहाँ पर लिखेगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी आप लिखिएगा, शुरू कर दीजिएगा। यह एक प्रक्रिया है, यानी कौन सा एक प्रक्रिया है, सामाजिक अपवर्जन। तो आप लिख सकते हैं सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह, जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह, हमने आपको बताया कि व्यक्ति या समूह क्या होता है, सुविधाओं से अलग होता है, यानी सारी चीजों से। तो उन सुविधाओं से दिख रहा है, ठीक है, अभी काम चल जाएगा भाई। तो उन सुविधाओं से या उन सुविधाओं का लाभ हो, चलिए और नहीं लिख रहे हैं क्योंकि और लिखेंगे तो थोड़ा सा, उन सुविधाओं लाभों और अवसरों अपवर्जित रहते हैं, अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, अपवर्जित रहते हैं, जो सामान्यतः या उनसे बड़े वर्ग के लोग उपयोग कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे, यानी ब्रैकेट में उनसे अच्छे या उनसे अधिक अच्छे लोग, उनसे अधिक दिख रहा है, ठीक है। तो उनसे अधिक अच्छे लोग, उनसे अधिक अच्छे लोग करते हैं, ब्रैकेट बंद, करते हैं। तो आप इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, करते हैं। आगे आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम बगल में लिख दे रहे हैं। इसी का दूसरा पॉइंट, इसी का यानी सामाजिक अपवर्जन का हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट को आप लिख सकते हैं, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण
निर्धनता का एक कारण और परिणाम हो सकता है। निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अतः सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय सामाजिक अपवर्जन न केवल लोगों की आय न यानी सामाजिक अपवर्जन जो है वह न केवल लोगों की आय कम करता है बल्कि अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर देता है। बल्कि अन्य यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि बल्कि अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर देता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे में यानी सामाजिक आर्थिक तो आप देख ही रहे हैं कि आय तो कम कर देता है, आर्थिक हो गया, लेकिन राजनीतिक और बहुत सारी सुविधाओं से दूर कर देता है। तो अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर देता है, जैसे सामाजिक चलिए यहाँ लिखते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, अन्य, ठीक है, अन्य यहां पर आप लिख सकते हैं अन्य अवसरों में क्या करता है, कमी ला देता है। तो गॉट इट, तो ध्यान में रखेंगे। अब यहीं तक हम आप लोगों को आज पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर आप इतना नोट कर लेंगे, इतना आप लिख लेंगे, दिख भी रहा होगा, आप समझ भी पा रहे होंगे। तो इन सब बातों को हम यहाँ पर चर्चा कर रखे हैं। कल से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वह पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर आज की जो हेडिंग में अभी छूट रहा है सामाजिक अपवर्जन तो हमने कवर कर लिया, बट सुरक्षा जो है ये कवर आज नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की वीडियोस बस यहीं पर। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखें कि आप इतना लिख लेंगे, और सामाजिक अपवर्जन का मतलब हमने यहाँ पर आपको समझा रखा, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि ये है सामाजिक अपवर्जन का मतलब या तात्पर्य, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि सामाजिक अपवर्जन जो अर्थशास्त्र में बात की जा रही है उसी को हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में भेदभाव, प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों की, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। और हाँ, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कौन क्या कहता है मेरे बारे में, क्या नहीं कहता है, इससे ज़्यादा आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। टाइम आने पर सभी लोगों के जवाब सभी लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।